हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। भारत देश के अंदर चुनाव होते हैं, क्या हमारे देश के अंदर जो चुनाव होते हैं हम उसको लोकतांत्रिक कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते। इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत देश के अंदर जो चुनाव होते हैं क्या वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं। इसका फैसला आप खुद कर पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरी टॉपिक का जो वीडियोस होंगे बनेंगे वो कवर करना पड़ेगा। आज हम एक वीडियो को कवर करेंगे, आगे जो इससे अपकमिंग वीडियोस हो सारा इसी से रिलेट करेगा, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक प्रॉब्लम से। जब भी देश के अंदर हमारे इलेक्शंस होते हैं तो देश के अंदर इलेक्शंस के दौरान कुछ गड़बड़ियां हमें देखने को मिलती है। जैसे कि इसमें लिखा है कि कुछ गड़बड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत देश के अंदर एक चुनाव के दौरान क्या गड़बड़ियां हमें देखने को मिलती है। तो पहली गड़बड़ी तो ये है कि जो मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की फर्जी नाम डाल दिए जाते हैं और जो रियल नेम्स होते हैं वो गायब कर दिए जाते हैं। पहला घपला तो ये होता है। दूसरा ये देखने को मिलता है कि जो शासक दल है, जिसकी गवर्नमेंट है, जो सरकार अभी चला रहा है, वो मिली हुई सरकारी सुविधाओं का और अधिकारियों का दुरुपयोग करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है इलेक्शंस के दौरान। ठीक है, आप ये नहीं है कि सरकारी अधिकारियों के वो काम करने के लिए लगे हुए हैं तो आपके चुनाव प्रचार करने में चले गए। जो सरकारी गाड़ियां आपके लिए मिली गई हैं कि आप अपना उससे मतलब लोगों का वेलफेयर करो, कहीं आना जाना हो तो उसके लिए, ये नहीं कि आप चुनाव के लिए उन गाड़ियों का उपयोग कर रहे हो, तो ऐसा ठीक नहीं है। तीसरी चीज क्या है, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की। कि जो अमीर उम्मीदवार होते हैं और जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो बड़े पैमाने पर धन खर्च करती हैं, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती। चौथा रीज़न है कि मतदाता के दिन चुनावी धांधली हमें देखने को मिलती है। मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, ये सब देखा जाता है। फर्जी मतदान का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है वो है ही नहीं तो उसका आधार कार्ड का उपयोग करते या वोटर आईडी का उपयोग करके कोई नाम बदल के या फिर ना चेहरा ढक के वो जाके वोट डालाता है। इस तरीके से होता है। इवन क्या होता है, मतदाताओं को डराया भी जाता है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है चुनाव के अंदर। ये तो कुछ हमें गड़बड़ियां देखने को मिलती है। अब ये जैसा हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत में क्या चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं, लोकतांत्रिक नहीं है, उसके लिए ये टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला, स्वतंत्र चुनाव आयोग के जरिए चुनाव में लोगों की भागीदारी, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। इन टॉपिक्स को कवर करके हम ये समझ पाएंगे, इस फैसले पर हम आ पाएंगे कि हमारे देश के अंदर जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं वो लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में तो केवल हम स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अपकमिंग जो वीडियोस होगी, आगे के जो टॉपिक्स उनको कवर करेगी, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। हर एक टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो अब हम मूव करते हैं पहले टॉपिक की तरफ कि स्वतंत्र चुनाव आयोग। अब ये स्वतंत्र चुनाव आयोग होता क्या है, इसके मन में आप में बहुत कई लोगों को हो सकता है पता भी हो, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा। भारत देश के अंदर जो चुनाव होते हैं वो आयोग करवाता है। जो यही आयोग है, जो चुनाव आयोग जिसे कहा जाता है, ये भारत देश के अंदर चुनाव करवाता है। और साथ ही साथ ये जो आयोग है स्वतंत्र है और इसको न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये स्वतंत्र है और जो इसको अधिकार मिले हैं, हमारे देश के अंदर जो न्यायपालिका को अधिकार मिले हैं, सेम उसी तरीके से इस आयोग को भी अधिकार दिए गए हैं। सबसे बड़ा कारण है स्वतंत्र होने का। एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके ऊपर बंदूक रख दी जाए और आपसे फैसला लेने के लिए कहा जाए, तो यकीनन आप जो फैसला होगा वो उस फैसले में बदलाव होगा। ठीक है, निष्पक्ष फैसला नहीं होगा। क्लियर। स्वतंत्र होने का यही मतलब है कि उनके ऊपर जो आयोग है उनके ऊपर किसी चीज का बर्डन नहीं है। वो अपने फ्रीली तरीके से फैसले ले सकते हैं जो सोसाइटी के लिए ठीक है, जो चुनाव करवाने के लिए ठीक है। क्लियर। पहली चीज तो यह है कि आजाद है, न्यायपालिका के समान उसे आजादी प्राप्त है। दूसरा चीज यह है कि जो इसका हेड होता है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त
कहते हैं उसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये बात ध्यान रखना कि भारत देश के अंदर जो राष्ट्रपति होता है वही निर्वाचन आयुक्त की जो मुख्य मेन पर्सन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही नियुक्ति करता है। तो आप लोग ये सोचोगे सर फिर तो ये तो राष्ट्रपति के, जब राष्ट्रपति ही उसे नियुक्त करता है तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति है वो उस पर अपना दबाव डाल प्रेशर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। यानी एक बार ये पर्सन है जो निर्वाचन आयुक्त एक बार अपनी गद्दी पे बैठ गया, आयुक्त हो गया, तो ये तो ना तो राष्ट्रपति को जवाब देगा ना ही ये सरकार को जवाब देगा, ये केवल जवाब देगा जनता को। जनता ही देखो सब कुछ होती है, जनता क्वेश्चन करेगी तो आयुक्त सामने आके जवाब देगा, लेकिन वो एक कंपलसरी नहीं है, मतलब राष्ट्रपति या इस सरकार के अंडर में नहीं रहेंगे ये लोग। ये चीज समझना कि सरकार और राष्ट्रपति के अंडर में नहीं रहेंगे, फ्री रहेंगे, तभी तो ये फैसला अच्छा ले पाएगा। अगर नहीं स्वतंत्र रहेगा तो राष्ट्रपति और सरकार की जो जैसा वो सोचेंगे इस बेचारे को वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट बताता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो पर्सन है, जो आयुक्त हुआ है, ये ऐसे काम करते हैं जो सरकारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती, खासकर जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको तो इनकी की गई काम, कही गई बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो ऐसे में क्या होता है कि इसको ये लोग हटाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इसको हटा देने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। हटाया जा सकता है नो डाउट, लेकिन हटाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई हटाना लगभग असंभव है, ना के बराबर है। क्लियर? ठीक है, अब ये जो टॉपिक है हमने पढ़ा कि देश के अंदर जो चुनाव करवाता है, अपने देश के अंदर वो चुनाव आयोग करवाता है, स्वतंत्र है, न्यायपालिका के समान उसको अधिकार प्राप्त है। तो इस वीडियो के अंदर, इस पॉइंट्स के अंदर आपको कुछ आयोग या कुछ अधिकार के बारे में, जो आयोग के जो अधिकार हैं उसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो कुछ अधिकार आप लोग मेंशन या नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए कि भारत निर्वाचन आयोग को कितने अधिकार प्राप्त है। कितने तो वैसे बहुत सारे, जितने भी अधिकार प्राप्त है उनके बारे में कुछ मेन जो अधिकार है जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लियर? इनको पॉइंट्स नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। पहला बताता है कि जो निर्वाचन आयोग होता है चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव के नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया का संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यानी चुनाव कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, सारी चीज, कौन जीता, कौन हारा, हर एक जो पूरा प्रोसेस होता है ये निर्वाचन आयोग अपने अंडर में रखता है, किसी को नहीं देता, किसी सरकार, किसी राष्ट्रपति को नहीं, खुद अपने पास संस्था जो है ये खुद अपने पास रखती है और वो पूरा जो प्रोसीजर है उसको अपनी निगरानी में रख के सारी चीजों को देखती है। क्लियर? पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा चीज क्या है, ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। मतलब ये कहते हैं ना, मोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है इंग्लिश में। चुनाव आचार संहिता कहते हैं, चुनाव संहिता कह सकते हो आप इसे। क्लियर? दोनों ही ठीक है। तो होता है क्या, जब भी एक इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स प्रचार करते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, तो उस टाइम पे जो चुनाव आयोग होता है वो खास ख्याल रखता है कि कुछ ऐसी हरकतें ना करे जो समाज के लिए, जो चुनाव के नज़रिए से अच्छी ना हो। तो वो एक आचार संहिता लागू कर देता है, कह सकता है कि आप अगर कुछ भी बोलो, कुछ भी करो तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। लास्ट की वीडियोस में हमने कवर किया था, अगर पुरानी वीडियोस आपने देखा होगा तो चुनाव संहिता के बारे में आपको जानकारी होगी। क्लियर? ये करता है। तीसरी चीज हमें पता चलती है कि जो चुनाव के दौरान जो निर्वाचन आयोग होता है वो सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। वो सरकार को कह सकता है कि आप ये काम ऐसा करो, ये काम ऐसा करो। याद रखना, कुछ भी नहीं, चुनाव से रिलेटेड। ठीक है? जो चुनाव से रिलेटेड चीज है, क्योंकि चुनाव आयोग है तो चुनाव से रिलेटेड चीजों के बारे में वो दिशा निर्देश दे सकता है सरकार को कि आपको ये करना चाहिए जब तक चुनाव हो रहे हैं। क्लियर? अब इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। वो ऐसे में क्या कर सकता है कि जो भी सरकारी मैकेनिज्म है, जो सरकारी चीजें हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रहा है वो उनका दुरुपयोग कर रहा है तो उसको रोक सकता है चुनाव आयोग। अधिकारियों का तबादला कर सकता है, ऐसा लगता है कि अधिकारी है
वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा, या किसी भी पॉलिटिकल लीडर का उसके ऊपर दबाव है जिसकी वजह से वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो उस पर्सन को हटा दिया जाता है कि भाई अभी तुम हट जाओ, कोई दूसरे पर्सन को लाएंगे जो दे सके इनका मुंह तोड़ जवाब। क्लियर? ठीक है। अगला पॉइंट बताता है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। कि जो चुनाव जब भी ड्यूटी वगैरह लगती है तो जो भी अधिकारी रहते हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं रहते, तब वो किसके नियंत्रण में आ जाते हैं? निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में आ जाते हैं। और निर्वाचन आयोग उनको जैसा दिशा निर्देश देता है कि आपको अब ये करना चाहिए, अब आपको ये करना चाहिए, उनके दिशा निर्देश पे फॉलो करते हैं वो अधिकारी लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा चुनाव में लोगों की भागीदारी से लेके। इस टॉपिक को देखिएगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। आपको तो पता होगा कि 3 चीज़ें करनी कंपलसरी है, 3 में से कोई भी 2 चीज़, लाइक कमेंट एंड शेयर, ये 3 चीज़ें हैं। 2 चीज़ जो आपको ठीक लगती है वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।